नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ क्रैश। विमान में 242 लोग थे सवार। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद फौरन अहमदाबाद रवाना हुए अमित शाह। पीएम मोदी ने भी हादसे की ली जानकारी। गुजरात के मुख्यमंत्री फौरन पहुंचे अस्पताल, तो विपक्ष के भी कई नेताओं ने जताया दुख। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। पटना में महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की हुई अहम बैठक। सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात। पीएम मोदी से शेख हसीना की शिकायत करने लगे थे मोहम्मद यूनुस। प्रधानमंत्री ने सुनाई खरी खरी। लंदन में दुखड़ा रोकर यूनुस ने किया बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तकरार खत्म। ट्रंप ने मस्क की माफी को किया स्वीकार। व्हाइट हाउस का भी आया बयान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की सबसे दुखद खबर के साथ। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहां एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर में एयर इंडिया का एक यात्री विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 में ये क्रैश हो गया। ये इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हादसे के बाद हर तरफ काले धुएं का गुब्बार ही देखा गया और रेस्क्यू के लिए दमकल की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी रहते हैं। वहां भी भारी नुकसान की खबर सामने आई है। काफी दुखद हादसा है ये। बहुत दुखद हादसा है और ये जिस तरीके से हुआ तस्वीरों से साफ साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ करने के बाद ये विमान लिफ्ट ही नहीं हुआ, बल्कि वो सीधे रिहायशी इलाके में चला गया। लेकिन आप ये समझिए कि यह हादसा और भी बहुत बड़ा हो जाता अगर ये किसी बिल्कुल कॉलोनी के अंदर जाता। जिस जगह पे विमान गिरा है, जहां ब्लास्ट हुआ है, वो दरअसल सिविल हॉस्पिटल का कैंपस है। वहां दूर अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा वैकेंट एरिया है। जो बिल्डिंग है वो दरअसल मेस है और वहाँ पे हॉस्पिटल के इंटर्न्स वो रहते हैं। खबर ये आ रही है कि वहाँ भी कुछ लोगों की मौत हुई है। कितनी संख्या है, विमान में जितने लोग मौजूद थे वो उनका देहांत हो गया या कोई बचे हैं, किसी को रेस्क्यू किया गया है, ये तमाम जानकारियां अभी आनी बाकी है। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बाकायदा बताया नहीं गया, सेंसिटिव मसला है, इसलिए इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से यह हादसा हुआ है, इसकी जांच बहुत ही उच्च स्तरीय तरीके से की जाएगी। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ड्रीमलाइनर कोई पुराना नहीं था, सिर्फ 11 साल, और 11 साल के प्लेन को आप कह सकते हैं कि बहुत ही यंग था ये प्लेन। लेकिन फिर भी इस तरीके का हादसा हुआ है, ये चौंकाने वाली खबर है पूरे एविएशन सेक्टर के लिए। अब एयर इंडिया इसके ऊपर क्या जवाब देती है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है, क्या खबर जो डेथ के संख्या को लेकर के है, ये देश जानना चाहता है। और मुझे लगता है कि अभी रेस्क्यू हो रहा है। अगर कोई इसमें बचता है, अगर किसी को बचाया जा सकता है,
तो आप ये समझिए कि फिर ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। जी, तो ये विमान हादसा काफी दहलाने वाला है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने तत्काल सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। अमित शाह फौरन अहमदाबाद भी पहुंचे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में भी कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे हृदय विदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं उन मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। शाह ने भी एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। गुजरात के मुख्यमंत्री फौरन अस्पताल भी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। साथ ही विपक्ष के भी कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। आज पूरे देश का विपक्ष, चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के हो, सभी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसे दुखद हादसा बता रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस पर राजनीति होगी? देखिए, राजनीति होगी तो बहुत ही घटिया जो है वो बात होगी, और जो कोई भी इसके ऊपर राजनीति करेगा, आप ये समझिए कि बहुत ही दूषित मानसिकता वाला वो नेता होगा। पूरी दुनिया से संवेदना से भरा हुआ संदेश आ रहा है, चाहे फ्रांस के चीफ हों, चाहे फिर प्रधानमंत्री हों यूके के, सब लोग इसके एक ड्रीम लाइनर जो है वो क्रैश हो जाना, ये ग्लोबल न्यूज़ है। लेकिन जिस हिसाब से जो तैयारी की गई, फौरन अमित शाह एक्शन में आए और वो फौरन अहमदाबाद के लिए रवाना तो हुए ही, लेकिन बताया जा रहा है कि 70 से 80 एम्बुलेंसेस वो वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रश किया गया। एक ग्रीन पाथवे बनाया गया, ग्रीन जोन बनाया गया और लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और इसलिए एक होप लोगों के अंदर है कि शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट की बात है, तो सरकार ने कई बार ये साबित किया है कि अब हिंदुस्तान वो पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है कि इस तरह के हादसा, इस तरह के क्राइसिस में कोई मिस्टेक हो। मुझे लगता है कि कुछ 1-2 घंटे के बाद रात तक कुछ अच्छी खबर भी आए कि लोगों को बचाने में एनडीआरएफ, वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस लोगों की जान बचाने में कामयाब हुई है, तो एक अच्छी बात होगी। अदरवाइज जो हादसा है वो बहुत ही सीरियस रेमिफिकेशन के साथ ये जो है पच पाएगा लोगों को। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में आज महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में मूल रूप से आपसी समन्वय पर चर्चा हुई है। महागठबंधन की ये बैठक बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि इस पर कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। आज की मीटिंग में सर क्या-क्या हुआ? देखिए, आज चौथी मीटिंग थी और मुझे लगता है कि चौथी मीटिंग के बाद भी अगर फॉर्मूला नहीं बन पाया है सीट शेयरिंग का, तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एक बवाल इस महागठबंधन के अंदर उनप रहा है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू, इनके सीट्स के बारे में तो खबर आ गई कि किस तरीके से आपस में ये सारे लोगों ने तय कर लिया कि जिस हिसाब से लोकसभा में सीटों का बंटवारा हुआ था उसी हिसाब से होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और जेडीयू से 2 सीटें कम लड़ने के पे वो एग्री हुए। इस तरह की खबरें आ गई। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर अलग तरह की कहानी बन रही है। आज खबर आई कि वीआईपी पार्टी के सहनी ने कहा कि कम से कम उन्हें 60 सीट चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70 सीट चाहती है और सिर्फ सीपीआई एमएल, ये माले वाली, ये नक्सली पार्टी, इन्होंने 45 सीटों की मांग की है। तो मतलब सिर्फ 68 सीटें बच गई किसके लिए? सीपीएम, सीपीआई और आरजेडी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई सेटल मामला नहीं हुआ। लेकिन आज की बैठक में तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ठीक है, अगर आप इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं तो अगले मीटिंग के अंदर कौन कौन सी सीटों पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी लिस्ट आप हमें दें। मतलब कि अभी लिस्ट का ही आदान प्रदान हो रहा है, अभी सीट तय नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्यों ये पूरा का पूरा मसला टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज मीटिंग खत्म हो गई लेकिन अगली मीटिंग कब होगी इसकी तारीख तय नहीं हुई। बात अगली खबर की। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख
मोहम्मद यूनुस ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को भारत से राजनीतिक बयानबाजी करने से रोकने की अपील की थी, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया। लंदन के चैथम हाउस में बोलते हुए यूनुस ने कहा कि उन्होंने अप्रैल में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। यूनुस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया था कि वो हसीना को बांग्लादेशी लोगों से बात न करने दे, क्योंकि इससे उनका गुस्सा और भड़क रहा है। यूनुस ने कहा कि उनके अनुरोध को सिरे से खारिज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। अपनी ही बेइज्जती का गुणगान कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। देखिए, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। यहाँ से तो ढोल वोल बजा करके गए थे कि वहां पे प्रधानमंत्री क्रेमल से जाकर के उनकी मुलाकात होगी, हुआ नहीं। साफ मना कर दिया गया। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मिलने की आवश्यकता नहीं है। भैया, आपकी लोकल स्टैंडर्ड ही क्या है? आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चुने हुए व्यक्ति हो? नहीं, एक साजिश के तहत आपने सत्ता को हथियाया है और आप वहां पूरी दुनिया में घूम रहे हो ऐसे कि कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो। एडवाइजर से प्रधानमंत्री थोड़ी मिल सकते। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बेइज्जती हुई है। तो पहुंच गए चैथम हाउस। ये वही जगह है जहां पे राहुल गांधी अक्सर जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ प्रपंच और प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वहां गए तो उनसे पूछताछ हुई, सारी बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई, हिंदुस्तान से हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ अच्छे रखना चाहते हो रिश्ते, और यहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पे हंगामा करवाने की साजिश रचते हो आप? क्या लगता है कि हिंदुस्तान को मालूम नहीं चलेगा? आप वहां पूरी तरीके से एंटी इंडिया माहौल बना रहे हो, मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हो, और मोदी के सामने ही गिड़गिड़ा रहे हो कि शेख हसीना को रोकिए। नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा हिंदुस्तान की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि हमने कहा था कि भाई देखिए, आप शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखे हुए हैं, ये आपकी पॉलिसी है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उनको रोकिए कि वो वहां से जनता को कोई एड्रेस ना करें। और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि शेख हसीना वो अनाउंस करती है कि कल फलां फलां बजे इतने इतने टाइम पे उनका भाषण आने वाला है और सारा बांग्लादेश। आप देखिए कि कितना डर है अभी भी शेख हसीना का। भाई, डर के मारे ही आप, और आप ये कह रहे हो कि भाई रोक दो। भाई, यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। यहाँ लोग यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, तो इनको कैसे रोक दिया जाए? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई ये सब होगा नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, उसको रोकना कोई सही बात भी नहीं है और उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के बगैर बांग्लादेश का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। ये बात आप बिल्कुल डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि बांग्लादेश विल हैव वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आप हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधारते हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच खराब हुए रिश्ते अब एक बार फिर से पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। एलन मस्क ने खुद संबंधों को सुधारने की पहल की। ट्रंप से बहस के बाद अब मस्क को इसका पछतावा भी हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कहे गए शब्दों पर दुख जताते हुए कहा कि ट्रंप पर लिखते समय उन्होंने सीमाएं लांघ दी, जिसका उन्हें दुख है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की माफी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए कठोर शब्दों का उपयोग किया गया, लेकिन उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। क्या ट्रंप और मस्क के बीच में दोस्ती हो गई? देखिए, वो दोस्ती होना ही था। कारण ये है कि जिस दिन ये सारी चीजें हुई और लॉस एंजलिस के अंदर जो बवाल मचा, जिस हिसाब से 12-14 अलग अलग राज्यों में इस तरह के हंगामा की तस्वीरें आ रही है, तो जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो अमेरिका के लिए सोचते हैं, उनको एक साथ तो आना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप आपसी लड़ाई के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद करने वाली ताकतों के सामने घुटने टेक दे। जिस दिन लॉस एंजलिस के अंदर ये बवाल मचा, उस दिन ही कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने ये बताया था कि ये मौका होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क वापस एक साथ आएंगे। उसका इंडिकेशन उसी दिन हो गया था कि जब पहली तस्वीर आई लॉस एंजलिस से आगजनी की, तो एलन मस्क ने ट्वीट किया था, अपने एक्स हैंडल से लिखा था अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है। और इसलिए दोस्त वही होता है जो समय पे साथ देता है।
अभी अमेरिका एक दूसरी समस्या में उलझ गया है और वो इंटरनल डिस्टरबेंस। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने तमाम साथियों को एक साथ लेकर के आना पड़ेगा, अदरवाइज आगे आने वाले समय में ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जिहादी और वामपंथियों का ये जो कॉकटेल है वो अमेरिका को परेशान करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।